सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग एसपीटी के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मैंने 3 क्लास लिया है, यह जो है 4th क्लास है। अगर आप लोग प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, क्योंकि एसपीटी को अगर अच्छी तरह से समझना हो तो सारी क्लासों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने एसपीटी का फ्रेमवर्क बताया है, सेकेंड में मैंने अध्याय 1 को बताया है और थर्ड में जो है अध्याय 2 को मैंने बताया है। आज की क्लास में हम लोग जो है अध्याय 3 को पढ़ेंगे, तो इसीलिए आप लोग जो है प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें। एसपीटी से क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3, इसके अंतर्गत हम लोगों को रैयत के बारे में पढ़ना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि एसपीटी के अंतर्गत किस अध्याय में जो है रैयत का उल्लेख किया गया है, तो आपका जवाब होगा अध्याय 3। और अध्याय 3 के अंतर्गत हम लोगों को धाराएं 12 से लेकर 26 तक को पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में धारा 12 से लेकर 26 तक को देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं धारा 12। इसमें जो है रैयतों के वर्ग को उल्लेखित किया गया है। एक्ट 12 जो है अध्याय 3 के अंतर्गत एक्ट 12 जो है उसमें रैयतों के वर्ग को उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि एसपीटी के अंतर्गत किस अध्याय में रैयतों के वर्ग को उल्लेखित किया गया है, तो आपका जवाब होगा अध्याय 3। फिर प्रश्न बन सकता है एसपीटी के अंतर्गत किस धारा में या किस एक्ट में जो है रैयतों के वर्ग को उल्लेखित किया गया है, तो आपका जवाब होगा धारा 12 एक्ट 12। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं रैयतों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है निवासी जमाबंदी रैयत। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ जमाबंदी रैयत होता क्या है, क्योंकि आगे ये बहुत जगह टर्म आएगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए, जमाबंदी का तात्पर्य, जमाबंदी रैयत का तात्पर्य वैसे रैयत से है जो धारित भूमि का विवरण एक जगह दर्ज करवाता हो। इसके अलावे रकबा यानी कि जमीन का क्षेत्रफल और दिए जाने वाले लगान का ब्यौरा भी दर्ज करवाता हो, उसे ही जमाबंदी रैयत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रैयत के वर्ग के अंतर्गत पहला निवासी जमाबंदी रैयत। वह रैयत जो अपने अभिलिखित यानी कि ऑन रिकॉर्ड गांव में निवास करता हो अथवा उसका परिवार उस गांव में निवास करता हो, यानी कि वैसा रैयत जिसे जो गांव जो है ऑन रिकॉर्ड के अनुसार अलॉट किया गया है उसी गांव में रहता हो या उसका परिवार भी उसी गांव में रहता हो, तो वैसे ही रैयत को निवासी जमाबंदी रैयत कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गैर निवासी जमाबंदी रैयत। अभी हम लोगों ने निवासी जमाबंदी रैयत के बारे में पढ़ा था, अब चलिए गैर निवासी जमाबंदी रैयत को देख लेते हैं। यानी वह रैयत जो स्वयं अपने अभिलिखित गांव में निवास नहीं करता हो अथवा उसका परिवार भी निवास नहीं करता हो, तो वैसे ही रैयत को गैर निवासी जमाबंदी रैयत कहेंगे। यानी कि ऑन रिकॉर्ड जो गांव रैयत के लिए है उस गांव में रैयत नहीं रह रहा है, उसका परिवार भी नहीं रह रहा है, तो वैसे ही रैयत को गैर निवासी जमाबंदी रैयत कहेंगे। अगला है नया रैयत। वह रैयत जो पूर्व में अभिलिखित नहीं हो, यानी कि इस रैयत का ऑन रिकॉर्ड कोई भी उल्लेख नहीं हो लेकिन नए स्वरूप में पंजीकृत किया गया हो, तो वैसे रैयत को नया रैयत कहते हैं। चलिए धारा 12 में इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं, धारा 13 को देख लेते हैं। भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार। तो धारा 13 के अंतर्गत जो है भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के जितने भी अधिकार हैं उसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि एसपीटी के अंतर्गत किस धारा में भूमि उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार को उल्लेखित किया गया है, तो आपका जवाब होगा धारा 13। और इसमें ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन में ही समझ में आ जा रहा है कि धारा 13 में क्या है, तो भूमि उपयोग से संबंधित रैयत के सारे अधिकार हैं। ठीक है, तो चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। अगली धारा है 14। सिवा डिप्टी कमिश्नर के आदेश के रैयत का बेदखल नहीं किया जाना। यानी कि धारा 14 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है कि बिना उपायुक्त के आदेश के रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। देख लेते हैं, इस प्रावधान के अनुसार किसी भी रैयत को बिना उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर के आदेश से भूस्वामी द्वारा अपनी जोत से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी स्थिति में भूस्वामी जो है रैयत को बेदखल नहीं कर सकता है। अगर उपायुक्त आदेश दे दिया तभी जो है उसे बेदखल किया जा सकता है रैयत को।
तो यह किसके अंतर्गत है? धारा 14 के अंतर्गत। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि एसपीटी एक्ट के अंतर्गत किस धारा में जो है डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा धारा 14, यानी कि यहाँ पे उपायुक्त के आदेश से ही जो है रैयत को बेदखल किया जा सकता है। बिना उपायुक्त के आदेश के जो है कोई भी, चाहे वो भूस्वामी ही क्यों नहीं हो, रैयत को बेदखल नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। धारा 15, इस प्रावधान के अनुसार रैयत को अपनी भूमि यानी जोत पर बिना किसी शुल्क अथवा अधिभार के खप्पर यानी खपड़ा अथवा ईंट बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि अपने उपभोग के लिए जो है रैयत जो है अपने ज़मीन पे, अपने भूमि पर जो है बिना किसी शुल्क के खप्पर या खपड़ा बना सकता है, ईंट बना सकता है। लेकिन कंडीशन यहाँ है कि अपने परिवार अथवा घरेलू अथवा कृषि प्रयोजन के लिए ही यह कर सकता है, बिजनेस के लिए नहीं कर सकता है, बेचने के लिए नहीं कर सकता है, किसी दूसरे के लिए भी नहीं कर सकता है। अगर रैयत को अपने परिवार के लिए ज़रूरत है, घरेलू यूज के लिए ज़रूरत है या कृषि के लिए ज़रूरत है, तभी जो है अपने भूमि यानी जोत पर जो है वह खप्पर यानी खपड़ा और ईंट का निर्माण कर सकता है। तो यह किसके अंतर्गत था? धारा 15 के अंतर्गत था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि एसपीटी के किस धारा के अंतर्गत जो है रैयत अपनी जोत पर बिना किसी शुल्क के खप्पर या खपड़ा या ईंट बनाने का अधिकारी होगा? तो आपका जवाब होगा धारा 15। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। अगली धारा है 16 अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पादन के उपयोग के संबंध में रैयत के अधिकार। यानी रैयत का जो जोत होगा उसमें वह बांध का भी निर्माण कर सकता है, मछली पालन भी कर सकता है, इसके अलावा अन्य भी जो है काम वह कर सकता है और इसके लिए उसे कोई भी शुल्क जो है नहीं देना पड़ेगा। देख लेते हैं। रैयत भूस्वामी की अनुमति के बिना पीने के लिए अथवा घरेलू उपयोग के लिए अथवा सिंचाई के लिए अपने कृषि जोत पर तालाब, कुआं अथवा अन्य जल स्रोत का निर्माण कर सकता है। यानी कि इसके लिए उसे भूस्वामी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। रैयत को जो है भूस्वामी की ज़रूरत नहीं लेनी पड़ेगी अगर वह पीने के पानी के लिए या घरेलू यूज के लिए या नहीं तो सिंचाई के लिए अपने जोत पर तालाब का निर्माण कर रहा है, कुआं का निर्माण कर रहा है या अन्य कोई भी जल स्रोत का निर्माण कर रहा है, तो इसके लिए जो है भूस्वामी की अनुमति लेनी ज़रूरत नहीं है रैयत को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तथा इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क या अधिभार अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि अगर वो तालाब बनाता है, कुआं बनाता है या जल स्रोत या पीने के लिए पानी का यूज करता है तो इस पर जो है भूस्वामी कोई भी शुल्क नहीं लगाएगा। यानी कि ये सारे काम के लिए उस पर रैयत पर जो है कोई भी शुल्क या अधिभार अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, रैयत इस प्रकार के निर्माणों का प्रयोग जलीय उत्पादन के लिए कर सकता है, जैसे मछली पालन हो गया इत्यादि, ये सारे के लिए वह कर सकता है यूज रैयत। यदि यह निर्माण किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाता हो तो इसकी शिकायत उपायुक्त कार्यालय में किया जा सकता है। जैसे रैयत ने पानी एक जगह इकट्ठा कर दिया, अगली और नहीं जाने दिया, तो अगले ज़मीन वाले को तो दिक्कत हो जाएगा, पानी उसके पास नहीं पहुंच रहा है सिंचाई के लिए। तो अगर अगले व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को इससे क्षति हो रही है तो इसके खिलाफ जो है शिकायत कहाँ किया जाएगा? तो उपायुक्त कार्यालय में किया जाएगा तथा इस संदर्भ में उपायुक्त का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। यानी कि उपायुक्त जो भी निर्णय देंगे वह आखिरी तौर पर सर्वमान्य होगा, उसे मानना ही होगा सभी को। ठीक है, तो चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। अब अगली धारा है 17 अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि एसपीटी की किस धारा के अंतर्गत जो है रैयत जो है अपने जोत के वृक्षों पर अधिकारी होगा? तो आपका जवाब होगा धारा 17। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। तो इस प्रावधान के अनुसार रैयत अपनी जोत पर वृक्ष, उद्यान अथवा बांस लगा सकता है। यानी धारा 17 के अंतर्गत ही रैयत को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी जोत पर जो है पेड़ पौधा भी लगा सकता है, यानी वृक्ष लगा सकता है, उद्यान भी लगा सकता है और बांस भी लगा सकता है तथा इसका उपभोग भी कर सकता है, यानी उसे काट भी सकता है, उसका यूज भी कर सकता है। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 17 के अंतर्गत। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर बिना शुल्क के लाह उपजाने या रेशम कीट पालने का अधिकार रहेगा। यानी कि रैयत जो है अपनी जोत पर अपने द्वारा उपजाए हुए पेड़ पर जो है रेशम कीट भी पाल सकता है। अगले इंपॉर्टेंट लाइन को देख लेते हैं। यदि कृषि जोत पर महुए का वृक्ष लगाया गया हो तो
अनुमंडलाधिकारी की अनुमति के बगैर इसे काटा नहीं जा सकता है। VVI लाइन है, इसे आप लोग एकदम अच्छी तरह से रट जाएं। अगर रैयत जो है अपने जोत पर महुए का वृक्ष लगाता है, पेड़ लगाता है, तो बिना जो अनुमंडलाधिकारी के आदेश के वह उसे नहीं काट सकता है। तो हम लोगों ने धारा 17 देखा, इसमें जो है क्या था, तो रैयत जो है अपनी निजी जोत पर वृक्षों को लगा सकता है, उसके सारी चीज़ों के उपयोग का भी अधिकारी हो सकता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वह क्या कर सकता है, तो वृक्ष लगा सकता है, उद्यान लगा सकता है, बांस लगा सकता है, इसे वह जो है अपने यूज में ला भी सकता है, जिसे काट सकता है, यूज कर सकता है। इसके अलावे जो भी पेड़ पौधा रैयत द्वारा लगाया गया है, यानी उसके द्वारा खुद लगाया गया है, उस पे जो है बिना किसी शुल्क के वह रेशम कीट भी पाल सकता है, लाह भी उपजा सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, रैयत द्वारा जो है खुद वह पेड़ लगाया गया हो। फिर अगला कंडीशन हम लोगों ने देखा कि अगर रैयत खुद भी जो है महुए का वृक्ष लगाता है, फिर भी उसे वह नहीं काट सकता है। अगर काटना है महुए के वृक्ष को, तो उसके लिए अनुमंडलाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। इसके बगैर अगर वह काटेगा तो उसे दंड मिलेगा। तो हम लोगों ने धारा 17 को भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगली धारा है 18। इसमें जो है भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार को उल्लेखित किया गया है। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, एसपीटी की किस धारा के अंतर्गत जो है भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार को उल्लेखित किया गया है, तो आपका जवाब होगा धारा 18। देखते हैं क्या है। तो रैयत द्वारा अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजन के लिए जोत पर कच्चा या पक्का भवन बनाया जा सकता है। यानी रैयत का जो भी जोत होगा उस पर वह कच्चा और पक्का कोई किसी भी तरह का मकान बना सकता है, भवन बना सकता है। या किसके अंतर्गत है, तो धारा 18 के अंतर्गत है। चलिए अब अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। अगली धारा है 19। इसके अंतर्गत पढ़ना है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि एसपीटी की किस धारा के अंतर्गत जो है जोत के विभाजन को बताया गया है और लगान के वितरण को भी उल्लेखित किया गया है। तो आपका जवाब होगा धारा 19। देखते हैं क्या है। तो जोत का विभाजन तथा उसके लगान का वितरण जमींदार तथा ग्राम प्रमुख या रैयत की सहमति से होगा। तो जो भी जोत है, जैसे कि रैयत है, उसका बेटा है, उसके बीच में बांटना है, ठीक है। तो इसका जो विभाजन होगा वह किसकी सहमति से होगा, या तो जमींदार या ग्राम प्रमुख या रैयत, इसके सहमति से होगा। और लगान कौन कितना देगा, अब जोत तो विभाजित हो गया, तो लगान का भी तो विभाजन होगा कि कौन कितना लगान देगा। तो उसका भी विभाजन किसकी सहमति से होगा, जमींदार तथा ग्राम प्रमुख या रैयत के सहमति से। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे इसमें से सहमति नहीं बनी तो क्या होगा कंडीशन, देखते हैं। यदि आपसी सहमति से जोत के लगान के वितरण में असमर्थ हो तो इन पक्षों में से कोई व्यक्ति लगान के वितरण हेतु उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकता है। यानी यहाँ पे सहमति नहीं बनी, किसी को लगा कि नहीं हमसे ज़्यादा पैसा ले लिया जा रहा है या हमें कम जमीन दिया जा रहा है, तो वह जो है उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। अब अगली धारा है 20। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम रट जाइएगा। धारा 20 में जो है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण को बताया गया है, यानी ट्रांसफ़र। यानी रैयत जो है अपने अधिकार को जो है कैसे ट्रांसफ़र करेगा, इसका उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 20 में है। प्रश्न बन सकता है कि एसपीटी की किस धारा के अंतर्गत रैयत के अधिकार के हस्तांतरण को उल्लेखित किया गया है, तो आपका जवाब होगा धारा 20। इस प्रावधान के अनुसार विक्रय, दान, बंधक, वसीयत, पट्टा तथा किसी अन्य संविदा के माध्यम से रैयत के जोत अथवा कृषि भाग को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी कंडीशन में जो है जोत को जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, चाहे वो विक्रय हो, दान हो, बंधक हो, वसीयत हो, पट्टा हो या अन्य कोई भी संविदा हो, किसी भी माध्यम से जो है जोत को जो है हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि अधिकार अभिलेख में हस्तांतरण उल्लेख हो तो यह हस्तांतरण किया जा सकता है। यानी कि लैंड रिकॉर्ड में ही अगर यह लिखा हो कि हस्तांतरण इसका किया जा सकता है, तब उस कंडीशन में जो है हस्तांतरण किया जा सकता है जोत का, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन क्या था कि अधिकार अभिलेख में अगर हस्तांतरण उल्लेखित हो पहले से ही, तभी जो है यह हस्तांतरण किया जा सकता है। अगर यह उल्लेखित नहीं है तो किसी भी कंडीशन में जोत का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, रैयत द्वारा अधिकतम, मैं बोल रहा हूँ अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा दिया जा सकता है।
तथा इसके लिए उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है। यानी रैयत द्वारा जो है जोत को, मैंने अभी तुरंत बताया कि किसी भी कंडीशन में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन रैयत द्वारा जो है जोत को अधिकतम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए जो है लीज पर यानी पट्टे पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन क्या है, तो उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होगी। यानी कि उपायुक्त की जो अनुमति होगी वह भी लिखित फॉर्म में होनी चाहिए, तभी जो है जोत को 1 वर्ष के लिए पट्टे पर यानी लीज पर दिया जा सकता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बढ़ेंगे। या 1 वर्ष आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है कितने समय के लिए, अधिकतम कितने समय के लिए जो है पट्टे पे दिया जा सकता है धारा 20 के अंतर्गत, तो आपका जवाब होगा 1 वर्ष। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि कोई संथाल रैयत, मैं बोल रहा हूँ संथाल रैयत, अपनी बहन या पुत्री को संथाल विधि के अनुसार दान देना चाहता है तो उपायुक्त की अनुमति से दान देने में सक्षम है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न बनेगा एसपीटी के अंतर्गत धारा 20 में जो है किस रैयत द्वारा अपने बहन एवं पुत्री को पुत्री को दान दिया जा सकता है, जोत जो है दान में दिया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा संथाल रैयत। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है, अनुमति लेनी पड़ेगी उपायुक्त की। चलिए अगले इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं। आदिवासी रैयत, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आदिवासी रैयत अपनी जोत का अधिकतम आधा यानी कि हाफ 1/2 भाग अपनी विधवा माँ अथवा अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी के लिए हस्तांतरित कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी रैयत है, आदिवासी रैयत है और उसके पिता नहीं है, उनकी माँ है सिर्फ, तो माँ के लिए जो है वह अपनी रैयत का आधा भाग, नहीं तो अपनी पत्नी के लिए जो है, अगर बाई चांस उसे लगता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या कुछ सोच रहा है वैसा, तो अपनी मृत्यु के पश्चात जो है अपनी पत्नी के लिए आधा, अपनी रैयत का आधा पार्ट जो है हस्तांतरित कर सकता है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अभी हम लोगों ने धारा 20 को देखा, अब उसी के उपधारा 2 को भी देख लेते हैं हम लोग। धारा 20 का उपधारा 2, उपरोक्त अपवादों के अतिरिक्त कोई भी आदिवासी रैयत अपने जोत का हस्तांतरण अपने परगना अथवा तालुका अथवा टप्पा, टप्पा जो है ग्राम समूह को बोला जा रहा है, के आदिवासी रैयत को अपनी भूमि हस्तांतरित कर सकता है। लेकिन कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं हो, वह होना क्या चाहिए, तो आदिवासी रैयत ही होना चाहिए। अगर आदिवासी रैयत नहीं है तो यह हस्तांतरण नहीं होगा। यही चीज़ लिखा हुआ है, अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। वह क्या होना चाहिए, आदिवासी रैयत ही होना चाहिए। और उसमें भी कंडीशन क्या है, वह आदिवासी रैयत जिसे जोत ट्रांसफ़र किया जा रहा है वह उसी जगह का निवासी होगा जहाँ का जो है जोत का मालिक है। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं। यह उपवन घरदी जमाई यानी घर जमाई पर लागू नहीं था, यानी घर जमाई को दिया जा सकता है, इस पर कोई भी कंडीशन नहीं है। अगला है, कोई भी हस्तांतरण जो इस धारा के अधीन मान्य नहीं है उसे निबंधित यानी रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर वो वैलिड ही नहीं है तो उसे रजिस्टर क्यों किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी हस्तांतरण जो इस धारा के अंतर्गत मान्य नहीं है उसे रजिस्टर नहीं किया जा सकता है, तथा किसी भी प्रकार का दीवानी, फौजदारी अथवा राजस्व मामला इस संदर्भ में किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसे मामले पे कोई भी चीज़ लागू नहीं होगा। तो चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। अब अगली धारा है 21। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार, मैं बोल रहा हूँ राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना जारी कर संपूर्ण संथाल परगना अथवा किसी खंड के गैर आदिवासी, यहाँ पे मैं आदिवासी नहीं बोल रहा हूँ, गैर आदिवासी रैयत के धान के खेत अथवा प्रथम श्रेणी के बाड़ी भूमि यानी उद्यान भूमि को हस्तांतरित करने अथवा बंधक बनाने पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी राज्य सरकार जो है गजट में अधिसूचना जारी कर गैर आदिवासी रैयत के धान के खेत अथवा प्रथम श्रेणी यानी कि बाड़ी भूमि, उद्यान की जो भूमि होते हैं उसके हस्तांतरण और बंधक पे भी जो है प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार की भूमि का हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि निबंधित यानी कि रजिस्टर प्रलेख यानी कि रिकॉर्ड द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया हो तथा निबंधन के 1 मास के अंदर उपायुक्त एवं भूस्वामी को सूचना देना आवश्यक होगा। अभी तुरंत मैंने बताया था कि राज्य सरकार जो है गैर आदिवासी रैयत का जो है धान का खेत और बाड़ी भूमि को जो है हस्तांतरित या बंधक बनाने पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन अगर उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया
वो जो ज़मीन है धान की खेती और बाड़ी भूमि उसका हस्तांतरण कर दिया गया, तो तब तक यह वैलिड नहीं होगा जब तक इसका जो है रजिस्टर नहीं होगा या जो है इसे निबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन क्या है, जब इसे निबंधित किया गया उसके 1 मास के अंदर उपायुक्त और भूस्वामी को इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। ये सब प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि किसे जो है सूचना देना आवश्यक होगा, तो उपायुक्त और भूस्वामी दोनों को सूचना देना आवश्यक होगा। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। इस प्रकार का हस्तांतरण अधिकतम 6 वर्ष के लिए मान्य होगा तथा हस्तांतरण की अवधि के पूरा होने के पश्चात अगले 6 वर्षों तक इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यानी कि यह जो हस्तांतरण है अधिकतम 6 वर्षों के लिए ही मान्य यानी वैलिड रहेगा, और जैसे ये 6 वर्ष पूरा हो गया तो अगला जो 6 वर्ष है इसे फिर किसी को भी हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। तो चलिए अगले अब इंपॉर्टेंट लाइन पे जाएंगे। अगली धारा है 22 न्यास यानी कि ट्रस्ट या विश्वास भी इसे कह लीजिए। न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है, यानी विश्वास पर जो है, जैसे कोई विश्वासी आदमी है तो विश्वास पर उसे जो है अपना जोत जो है कृषि के लिए रैयत दे सकता है। चलिए इसे देख लेते हैं। इस धारा के अनुसार धारा 20 एवं 21 के प्रावधानों का पालन करते हुए रैयत न्यास यानी कि ट्रस्ट के अधीन कृषि कार्य के लिए अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकता है, लेकिन इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है। यानी कि जो भी रैयत है विश्वास के आधार पर जो है कृषि कार्य के लिए अपनी भूमि को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहला है, यदि रैयत गांव से अस्थायी रूप में अनुपस्थित रहता हो, यानी जिसका वह ज़मीन है, जो कृषि कार्य के लिए ज़मीन है, वह ज़मीन का मालिक यानी रैयत किसी कारणवश अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता हो वहाँ पे गांव में, यानी कि 4 दिन के लिए आ रहा है, 10 दिन के लिए जा रहा है, यानी आ रहा है जा रहा है, यानी अस्थायी में बोल रहा हूँ, अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है, तो इस कंडीशन में वह जो है कृषि कार्य के लिए भूमि को दे सकता है। अगला है, यदि रैयत शारीरिक रूप से कृषि कार्य करने में असमर्थ हो, जैसे रैयत जो है बूढ़ा हो गया, उसका कोई भी वारिस नहीं है, तो वह तो कृषि कार्य नहीं कर सकता है, तो इस कंडीशन में वह जो है भूमि का ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला है, यदि रैयत के कृषिगत संसाधनों का क्षति हो चुका हो, यानी कृषि कार्य के लिए जो भी चीज़ का जरूरी होता है, जो भी इक्विपमेंट जरूरी होता है वह उसके पास नहीं है, वो खराब हो गया, तो इस कंडीशन में भी जो है वह ज़मीन दे सकता है। अगला है, यदि रैयत विधवा महिला अथवा अल्पवयस्क हो, यानी कि मेल पर्सन है ही नहीं, सिर्फ लेडीज़ है, वह भी विधवा है, ठीक ना, तो इस कंडीशन में भी ज़मीन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अगर जो भी रैयत का मालिक है वह अल्पवयस्क है, यानी कि 18 साल से कम एज का है, तब भी इस कंडीशन में ज़मीन को हस्तांतरित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के हस्तांतरण के लिए यदि कोई निर्धारित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया हो तो यह हस्तांतरण 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए मान्य नहीं होगा। यानी कि अभी जो मैंने कंडीशन बताया कि रैयत अस्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा है, शारीरिक रूप से वह जो है असमर्थ हो गया है, या उसका इक्विपमेंट खराब हो गया है, या विधवा है, या अल्पवयस्क है, इस कंडीशन में अगर ज़मीन का हस्तांतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर वहाँ पे समय का मेंशन नहीं किया गया है कि कितने समय के लिए हस्तांतरण किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो अधिकतम जो है 10 वर्ष तक यह हस्तांतरण कायम रहेगा। उसके बाद वापस फिर इसके पास लौट आएगा, रैयत के पास यह ज़मीन जो है फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना टाइम है? 10 वर्ष। 10 वर्ष की अवधि में जो है तो यह वापस आ जाएगा, जोत वापस आ जाएगा। यानी कि यह जो हस्तांतरण था यह कितने दिन के लिए वैलिड हो गया? तो 10 वर्ष के लिए। यह हस्तांतरण ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी को रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना देकर तथा अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना देकर संपन्न किया जा सकता है। यानी कि अब हस्तांतरण तो हो गया, लेकिन इसके लिए जो है एक रजिस्ट्री डाक किया जाएगा। किसे? तो ग्राम प्रधान को, मूल रैयत को, भूस्वामी को, या अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन थे धारा 22 के अंतर्गत। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगली धारा है 23, रैयती भूमि का बदलेन यानी कि विनिमय, एक्सचेंज। यानी प्रश्न बनेगा यहाँ से
कि किस धारा के एसपीटी के अंतर्गत किस धारा में जो है रैयती भूमि के एक्सचेंज का उल्लेख किया गया है, विनिमय का उल्लेख किया गया है या बदलेन का उल्लेख किया गया है। तो आपका जवाब होगा धारा 23, यानी जमीन जो है अदला बदली किया जा सकता है। इसका उल्लेख किस में है? धारा 23 में। देखते हैं, इस प्रावधान के अनुसार रैयती भूमि का विनिमय यानी कि एक्सचेंज आपसी सहमति से किया जा सकता है तथा इसके लिए उपायुक्त के समक्ष आवेदन करना आवश्यक है तथा उपायुक्त विवेकानुसार निर्णय दे सकता है। यानी कि एक्सचेंज तो होगा लेकिन इसके लिए जो है उपायुक्त के समक्ष जो है आवेदन देना होगा और उपायुक्त पर निर्भर करता है कि वह क्या करेगा। अगर वह जो है परमिशन दे दिया तो एक्सचेंज हो जाएगा, अगर वो परमिशन नहीं दिया तो एक्सचेंज नहीं होगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, देख लेते हैं। विनिमय का आदेश देने से पूर्व उपायुक्त निम्नलिखित मामलों की जांच कर सकता है। देखते हैं क्या क्या चीज जांच करेगा। चलिए अब सारे कंडीशन को देख लेते हैं। तो पहला है विनिमय पारस्परिक सुविधा के लिए किया गया हो तथा इस विनिमय में गुप्त रूप से बिक्री अथवा व्यापारिक हस्तांतरण का भाव शामिल ना हो। यानी कि यह जो विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, वह पारस्परिक सुविधा के लिए किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा ज़मीन किसी और के घर के बगल में है और उसका ज़मीन मेरे घर के बगल में है, तो हम दोनों क्या करेंगे, आसानी सहूलियत के लिए एक्सचेंज कर लेंगे ज़मीन को। तो इसे ही क्या बोला जा रहा है, पारस्परिक सुविधा के लिए। और यहाँ पे यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि यह जो एक्सचेंज हो रहा है इसमें कोई भी हिडन चार्ज ना हो, बिक्री के लिए जो है कोई पैसा नहीं दिया जा रहा हो। ये सारी चीज़ें पर ध्यान रखा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, विनिमय की जाने वाली दोनों जमीनों का मूल्य लगभग एक समान हो। एक्सचेंज तभी होगा जब दोनों का अमाउंट जो है, दोनों जमीन का जो है अमाउंट लगभग सेम होगा। ये नहीं कि एक का जो है 5,000 दाम है तो दूसरे का 1 लाख दाम है, ऐसे में एक्सचेंज नहीं होगा। लगभग सेम होगा, जैसे एक का 5,000 दूसरे का 6,000, तो लगभग सेम होना चाहिए। अगला है, विनिमय की जाने वाली जमीन एक ही गांव या आसपास अवस्थित हो। यह भी कंडीशन होगा कि जो भी एक्सचेंज जमीन का हो रहा है वह कहाँ होना चाहिए, तो एक ही गांव में होना चाहिए या नहीं तो अगल बगल। मैंने तुरंत बताया कि मेरे घर से थोड़ी दूर पे किसी का घर है, वहाँ पे मेरा ज़मीन है और उसका ज़मीन मेरे घर के पास है, तो वैसा होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, विनिमय करने वाले दोनों पक्ष जमाबंदी रैयत हो। मैंने जमाबंदी रैयत के बारे में पहले ही बता दिया है। तो जो भी एक्सचेंज का कंडीशन है उसमें यह भी कंडीशन है कि एक्सचेंज तभी होगा जब दोनों पक्ष जो है जमाबंदी रैयत हो। अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से जमाबंदी बता दे रहा हूँ। जमाबंदी का तात्पर्य एक रैयत द्वारा धारित भूमि का विवरण एक जगह दर्ज कर कुल रकबा यानी जमीन का क्षेत्रफल और दिए जाने वाले लगान के ब्यौरे से है, ठीक ना। तो जमाबंदी रैयत ऐसे ही को बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि विनिमय के प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट में कोई अवधि उल्लेखित नहीं किया गया हो तो यह विनिमय अधिकतम 10 वर्षों के लिए वैध होगा। यानी यहाँ पे जो ज़मीन का जो है एक्सचेंज किया गया उसमें अगर हम मेंशन नहीं किए कि हम 50 साल के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं, 60 साल के लिए कर रहे हैं, अगर डेट मेंशन नहीं है, ईयर मेंशन नहीं है, तो मैक्सिमम जो है यह एक्सचेंज 10 वर्षों के लिए ही वैलिड होगा। यदि इस ज़मीन पर रैयत खेती नहीं करता हो तो 10 वर्षों के उपरांत यह भूमि प्रत्यक्ष भूमि यानी कि छोड़ा हुआ भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि यह ज़मीन पे कोई काम ही नहीं हो रहा है और रैयत इसको पूरी तरह छोड़ दिया है, तो 10 साल जैसे पुर गया एक्सचेंज का तो यह ज़मीन खुद ब खुद क्या हो जाएगा, एक प्रत्यक्ष भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगली धारा की ओर बढ़ेंगे अब हम लोग। अगली धारा है 24। इसमें जो है रैयती जोतों का हस्तांतरण का निबंधन है। यानी कि जो भी रैयत के जोत है उसका जो ट्रांसफ़र होगा उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में उल्लेख किस में है, तो धारा 24 में है। इस धारा के अनुसार रैयती जोत की बिक्री दान अथवा वसीयतनामा के माध्यम से निबंधन किया जा सकता है। यानी कि रैयत जोत का जो बिक्री होगा वह दान, वसीयतनामा जो भी चीज़ है तो उसका निबंधन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तथा इसके लिए भूस्वामी निबंधन शुल्क प्राप्त कर सकता है। यानी कि यह जो भी निबंधन किया जा रहा है ना, रजिस्ट्रेशन जो किया जा रहा है, इसके लिए भूस्वामी यानी जमींदार जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। निबंधन शुल्क रजिस्ट्रेशन फ़ी की राशि भूमि के वार्षिक भू राजस्व का 2% निर्धारित होगा। यानी कि यह जो निबंधन शुल्क लग रहा है यह क्या होगा, तो भूमि के वार्षिक भू राजस्व का 2%, जो भूमि है उसका जो भी वार्षिक भू राजस्व है ना उसका 2% ही यह हो सकता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है, परंतु यह शुल्क
8 आने यानी कि 50 पैसा, 8 आना क्या होता है 50 पैसा से कम और 50 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है। यानी 2% जो है ये भूमि का जो भू राजस्व है 2% अगर 50 पैसे से कम हो रहा है, 50 पैसा में बोल रहा हूँ, 50 पैसे से कम हो रहा है तब भी जो है वह 50 पैसा ही लिया जाएगा, और अगर 50 रुपये से अधिक हो रहा है तब भी वहाँ पे 50 रुपया ही लिया जा सकता है। यानी कि इसका जो है निम्नतम अमाउंट क्या होगा 50 पैसा और अधिकतम अमाउंट क्या होगा तो 50 रुपया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि कृषि जोत लगान मुक्त भूमि हो, मैं बोल रहा हूँ लगान मुक्त भूमि, तो निबंधन शुल्क के रूप में मात्र 1 रुपया शुल्क वसूला जा सकता है। यानी कि निबंधन शुल्क यहाँ भी लिया जाएगा, लेकिन कितना लिया जाएगा 1 रुपया लिया जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए जोत जो है लगान मुक्त भूमि होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि भूमि का हस्तांतरण दान के माध्यम से किया जा रहा हो, यानी कि जमीन का जो भी जोत का जो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, भूमि का जो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है वह दान के माध्यम से अगर किया जा रहा है तथा दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, देखिए दान से किया जा रहा है, लेकिन यहाँ और एक कंडीशन क्या है, दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति 3 पीढ़ियों तक का रक्त संबंधी हो। यानी कि मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के, ऐसा दादाजी के पापा जी और पापा जी, ठीक है। तो इनका इस प्रकार का जो भूमि होगा इसके लिए हस्तांतरण पर कोई भी निबंधन शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर व्यक्ति 3 पीढ़ियों का रक्त संबंधी हो तो ऐसे भूमि के हस्तांतरण पर कोई भी निबंधन शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग धारा 24A, अभी हम लोगों ने धारा 24 को देखा था, अब उसके उपधारा ए को देख लेते हैं। वास के भूमि के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन, जो भी जमीन रहने वाला भूमि है उसके ट्रांसफ़र का निबंधन कैसे होगा उसे देख लेते हैं। वास मतलब रहने वाला ज़मीन हो जाता है। इस धारा के अनुसार वास भूमि यानी रहने वाले भूमि का हस्तांतरण विक्रय, दान अथवा वसीयतनामा के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भूस्वामी के कार्यालय में निबंधन करवाना आवश्यक होगा। जो भी वास का भूमि है उसका जो है विक्रय, दान, वसीयतनामा करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है तो भूस्वामी के कार्यालय में इसका निबंधन करवाना पड़ेगा, यही बस कंडीशन है। अगली धारा की ओर बढ़ेंगे। धारा 25, रैयती जोत या उसके खंड के विक्रय या दान के परलेख यानी डॉक्यूमेंट के निबंधन के समय जमींदार आदि के निबंधन शुल्क की चुक्ति अनिवार्य होगी। अभी तुरंत मैंने बताया था कि अगर निबंधन हो रहा है तो उसके लिए निबंधन शुल्क लगेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है किसके अंतर्गत, धारा 25 के अंतर्गत। अगली धारा है 26, निबंधन का फल। यह जो अभी हम लोगों ने देखा रजिस्ट्रेशन, उसी का उल्लेख किस में है, धारा 26 में है। देखते हैं, धारा 24 की उपधारा 3 के अधीन डिप्टी कमिश्नर द्वारा निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन का आदेश देने पर यह हस्तांतरण जमींदार द्वारा सम्मति प्राप्त स्वीकृत समझा जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर निबंधन के लिए आदेश दे दिए तो इसमें जो है जमींदार को भी एग्री समझा जाएगा कि जमींदार भी इससे एग्री है, वह सहमति दे दिया है। तो इसका उल्लेख किस में है, धारा 26 के अंतर्गत है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अध्याय 3 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्लास में आगे का करेंगे हम लोग कंटिन्यू। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।